चलिए भुवन जी पुनः आप तमाम बच्चों के साथ और तमाम बच्चों को और आप बच्चों के समूह को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था ये सहायक क्रिया की मदद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनने का तरीका। तो उसमें ऑब्जेक्ट की जहाँ तक बात थी तो ऑब्जेक्ट तो हिंदी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चुन लिए, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस जहाँ तक सवाल है, जैसे ही इज़ गुड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, चूँकि ये जो वर्ड होता है कम्प्लीमेंट होता है। एम इज आर वाज के बाद जो भी वर्ड आता है वो समान तौर पर कम्प्लीमेंट होता है और उसमें हमको ऑब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो तो अपने आते रहता है, जो आया आया। ऑब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत हमको वहाँ पर जाती है इंग्लिश सेंटेंस में जहाँ एक्टिव और पैसिव की बात आती है। तो एम इज आर वाज वेयर का अकेले रहने पर तो सेंटेंस पैसिव बनता ही नहीं, कभी हम लोग पैसिव नहीं बना पाते हैं, इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट पर जोर देने की हमें ज़रूरत नहीं है। एम इज आर वाज वेयर के बाद जो भी वर्ड आता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट बन जाता है इसका, इसलिए उसकी बात मैं यहाँ नहीं ला रहा था और पिछले वीडियो में नहीं लाया और यहाँ भी लाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। लेसन 2 का ही स्टेज बी है ये, कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मेथड नंबर 2 से जो पढ़ रहे हैं क्रिया की मदद से, तो उसमें था हेल्पिंग वर्ब की मदद से और मेन वर्ब की मदद से। तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से 2 तो हो गया पिछली बार वीडियो में, और अब जो है सो अगले वीडियो में ले रहा हूँ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जब हिंदी सेंटेंस में या इंग्लिश सेंटेंस में रहे तो उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, इसकी बृहद चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ आपको मेन वर्ब है और सब्जेक्ट रहे, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमको तो इसमें पैसिव की बात आ जाती है। तो इसलिए आइए हम लोग अब देखते हैं। तो मैं थोड़ा मिटाता हूँ ताकि हमको जगह बन जाए और आप लोग बस इस लेसन 2 के स्टेज बी को लेकर चलें। और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन हम लोग मुख्य क्रिया की मदद से ले रहे हैं, यानी मेन वर्ब की मदद से ले रहे हैं। पहले मैं इसमें हिंदी सेंटेंस में चुनता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब की मदद से, या फिर उसके बाद मेन वर्ब की मदद से हम लोग इंग्लिश सेंटेंस भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुन लेंगे। फिर कहानी इसकी समाप्त हो जाएगी, लेसन 2 की कहानी समाप्त हो जाएगी। फिर इसमें जो थोड़ी बहुत बातें हैं एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा बात की मैं चर्चा कर दूँगा। अब आइए इसमें हम देते हैं मेन वर्ब। हम इसमें भी रूल 1 और रूल 2 करके मैं बताऊंगा। इसमें जो है रूल 1 और रूल 2 करके बताऊंगा इसमें। तो रूल 1 में पहले आप ले लो, फिर उसके बाद रूल 2 में ले लेना, रूल 3 ले लेना। इसमें भी रूल 1 to मेन वर्ब आया है, चाहे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लो। हम लोग इसमें सबसे पहले रूल 1 में लेंगे कि हिंदी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, तो उसमें लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए इसमें बन जाएगा रूल 1 में जैसा। इसमें होगा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। मैं इसका टॉपिक बना देता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा। आप ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विथ MV मेन वर्ब विथ MV इन द हिंदी सेंटेंस। इसकी सुनो जरा गौर से कि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद से विद द हेल्प ऑफ माने हिंदी सेंटेंस में, तो इसकी हिंदी हो गई कि हिंदी सेंटेंस में मुख्य क्रिया की मदद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन, ये स्टेज बी का ये रूल नंबर 1 है। मैं लिख देता हूँ, अगर हो सकता है बहुत बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, जो ऑपरेशन करते रहते हैं, यहाँ भी लोकल बच्चे सब हैं, जो चाहता है उसको हो सकता मुँह से बोलता हूँ समझ में नहीं आता, तो ये लिख देता हूँ कि मुख्य क्रिया की मदद से हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
का चयन। चलिए भाई मैंने लिख दिया। चलिए आप क्यों अगर मन में ऐसी बात उठती है कि हिंदी में सर लिख दीजिए, बहुत बातें आप करते रहते हैं, तो इसलिए वो मैं कर दिया कि ये मुख्य क्रिया की मदद से हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन, चयन मैंने सिलेक्शन, चुनना, ये चीज़। तो चलिए रूल में मैं इसको मिटा, थोड़ा जगह बनानी पड़ी हमको क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है। आप देख लो, रूल 1 के अंदर ये जा रहा है, ध्यान रखिए। उसके नीचे अब आप सेंटेंस लिखेंगे थोड़ा सा। देखिए, आइए मैं एक सेंटेंस लेता हूं। राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, पढ़ाता था, पढ़ाएगा। 3 सेंटेंस को मैंने शॉर्ट में कर दिया। ये 3 सेंटेंसेस में चूँकि किसी वर्ब को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेंस में लेके चलते हैं, इसलिए मेन वर्ब किसी भी टेंस में रह सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए 3 टेंस है, 3 टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को मैं लाया हूँ यहाँ। राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, एक सेंटेंस। राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था, पास्ट टेंस का दूसरा सेंटेंस ये है, पास्ट टेंस में दूसरा सेंटेंस है। और राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएगा, फ्यूचर टेंस में यह तीसरा सेंटेंस है। यानी कि 3 सेंटेंसेस में राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था, राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएगा। 3 सेंटेंस को मैंने शॉर्ट भर को ही 3 बार लिख दिया, बट्टे बट्टे करके। पढ़ाता है बाय, पढ़ाता था बाय, पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझने की बात। अब इसमें मुख्य मेन भर्व आ गया। मेन भर्व क्या भाई? तो पढ़ाना, इसमें है आपका पढ़ाना ही तीनों टेंस में यहाँ आया है। आप देख लो, पढ़ाना है तो पढ़ाना, यहाँ पढ़ाता है आ गया, फिर यही पढ़ाता था आ गया, यही पढ़ाना आपको फ्यूचर टेंस में आ गया। ये पढ़ाना भर मुख्य क्रिया है। और जब मुख्य क्रिया होता है तो फिर है हूँ, था थे थी जो रहता है ना, ये आगे की, ये सब सिर्फ टेंस दर्शाता है। लेकिन ये मेन, ये हेल्पिंग वर्ब जो है सुनना कहला करके ये मेन वर्ब का वैल्यू हो जाता है। इसके पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ। चूँकि ये मेन वर्ब अगर है तो अब तब इसकी महत्ता न होकर के बस इसकी महत्ता होगी, यानी ये काउंट न होकर के काउंट इसके आधार पर होगा कि ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो ये बात थी आपको। आपने देखा कि मेन वर्ब पढ़ाना को हम लोगों ने 3 टेंस में यहाँ लाया है, और उसी अब मेन वर्ब का सेंटेंस में है। तो हाउ टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दिस पोजीशन, इस स्थिति में आप कैसे चुनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से उठाते हैं हम। देखिए, इसमें आप लगाइए सबसे पहले कौन, कौन लगा के प्रश्न कीजिए। फिर इसमें आप क्या लगा के प्रश्न कीजिए, और आप इसमें फिर लगाइए किसे, किसको, किसे किसको लगा के प्रश्न कीजिए। थोड़ा मैं इसको बड़ा, चलिए ठीक है। इस क्या की इंग्लिश को हम व्हाट बोलेंगे, इसको हम, और इसको लिए हम WHO होम देंगे, और इसके लिए हम इंग्लिश में हु देंगे। इंग्लिश भी मैंने कर दी। आइए, हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अगर कोई मुख्य क्रिया हो तो इस मुख्य, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, तो उस मुख्य क्रिया में हम सिर्फ कौन लगा के प्रश्न करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन। कौन लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वह उत्तर उस हिंदी सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर सुन लीजिए, हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अगर कोई मुख्य क्रिया हो, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, तो उस मुख्य क्रिया में सिर्फ और सिर्फ कौन
जिसकी इंग्लिश हु होती है, दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ कौन लगा के प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही प्राप्त उत्तर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। शायद आप लिख सकते हैं इसको आराम से। आप जा देख लीजिए, राम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। भाई कौन पढ़ाता है, तो उत्तर आता है राम। कौन पढ़ाता था, पास्ट टेंस में, तो भी देखते हैं कौन, राम। तो कौन पढ़ाएगा, तो राम पढ़ाएगा। तो हमने किसी भी टेंस में इसका एक ही उत्तर आता है, आपका उत्तर आता है उत्तर यहां आता है जो आपका सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिए, कौन पढ़ाता है तो राम पढ़ाता है, कौन पढ़ाता था तो राम पढ़ाता था, कौन पढ़ाएगा तो राम पढ़ाएगा। मतलब किसी भी टेंस में उत्तर सिर्फ आपको राम है, इसलिए राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है। चलिए, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया की मदद से सब्जेक्ट चुनने की कहानी समाप्त। अब इसमें देखिए किसे किसको, किसे पढ़ाता है तो लगता है ये उत्तर यहाँ आता है, आपका उत्तर यहाँ आता है। यहाँ ध्यान देखिए, किसे पढ़ाता है भाई, या किसको पढ़ाता है, तो बच्चों को। किसे पढ़ाता था या किसको पढ़ाता था, तो बच्चों को। किसको पढ़ाएगा या किसे पढ़ाएगा, तो भी उत्तर आता है ऑब्जेक्ट, ये बच्चों को। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये उत्तर आपका हो गया, ये उत्तर गया यहाँ बच्चों पर। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब अगर हिंदी सेंटेंस में मुख्य क्रिया हो, वो किसी भी टेंस में हो, तो उसमें हम किसे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसा आप यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए, किसे किसको, आप किसे चाहे किसको जो हो अपना कीजिए, जो अच्छा लगे आप। जिसकी इंग्लिश होम होती है, दूसरा कुछ नहीं, होम, WH होम। इसलिए मुख्य क्रिया अगर हो तो उसमें हम सिर्फ किसे किसको लाके जो प्रश्न करते हैं, उत्तर प्राप्त उत्तर मेरा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए क्या भी लगाइए। अब क्या पढ़ाता है तो अंग्रेजी, क्या पढ़ाता था तो अंग्रेजी, क्या पढ़ाएगा तो अंग्रेजी, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, ये है उत्तर इसका। फिर से मैं दोहरा देता हूं, अगर हिंदी सेंटेंस हो उसमें कोई मुख्य क्रिया हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, 12 टेंस होते हैं और भी चीज़ होता है, मॉडल पे आधारित सब सेंटेंस सब होता है। कोई भी मुख्य क्रिया हो किसी भी चीज़ के टेंस में हो, चाहे मॉडल के साथ हो, कुछ भी हो, किसी भी अवस्था में हो, ध्यान रखिए, तो उस मुख्य क्रिया में सिर्फ कौन लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लिखना तो देखो, मैं लिखा देता हूँ। किसी हिंदी वाक्य में अगर कोई मुख्य क्रिया हो, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं। जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर उस हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। बस सब्जेक्ट की कहानी खत्म। अब ऑब्जेक्ट लगाइए। परिभाषा नंबर 2 लिखिए, ऑब्जेक्ट की परिभाषा। अगर हिंदी सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया हो, अगर हिंदी सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो,
तो उसमें आवश्यकता अनुसार क्या या किसे किसको, क्या या किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कह लीजिए या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कह लीजिए, क्योंकि सेंटेंस एक घर होता है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब रहते हैं, वर्ब रहता है। तो एक सेंटेंस एक परिवार होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इत्यादि सब का। तो सेंटेंस का वो पार्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब। इसलिए आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या सेंटेंस का सब्जेक्ट है या उस वर्ब का सब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ लीजिए। आइए, आप कंफ्यूज कर गए होंगे, मुझे पता है, ज़िंदगी गुजर गई आप बच्चों के चेहरे को देखते देखते। आइए, आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है। भुवन जी क्लास में प्रश्न पूछना सख्त मना है, और प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी, प्रश्न पूछना सख्त मना है और प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी। जब तक मैं ये ना कह दूं कि मेरा समाप्त हो गया, तब तक आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। मुझे समाप्त करने दीजिए पहले। आज जब समाप्त हो जाए, तब जब कोई प्रश्न आपके मन में उठता हो, तब आप पूछिए। तब पूछने की पूरी आज़ादी, दोनों बातें लागू होती है ना, आज़ादी भी और सख्त रूल भी। तो चलिए ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रश्न जो आपके मन में उठता है भाई, तो क्या लगा के प्रश्न किए तो भी ऑब्जेक्ट मिला, किसे किसको लगा के प्रश्न किए तो भी ऑब्जेक्ट मिला, क्या सर दोनों में ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम बताए हुए थे आपको। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ये क्लास जो मैं पहला लेसन शुरू किया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की परिभाषा में, शायद उसमें बात आई होगी। अब देख लो। आइए, अब होता है क्या, वर्ब को दो ऑब्जेक्ट होता है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को हम दो प्रकारों में बांटते हैं। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात अब हो जाएगी। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट में से कोई भी प्रकार सेंटेंस में आ सकता है या दोनों एक साथ आ सकता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है? देखिए, बहुत सारे टीचर तो बहुत भ्रमित करने वाली बात बोलते हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। जो कोई कहता नॉन लिविंग, कोई लिविंग नॉन लिविंग पे जाता है, तो नॉन लिविंग लिविंग पे मैं नहीं जाता, मैं सीधा कंसेप्ट और रूल पे जाता हूँ। जो ग्रामर का था, जो बड़े बड़े विद्वानों ने जो अपना तर्क दिया, उस तर्क में से मैंने अपना तर्क निकाला है। उनके जो विचार, उनके जो थॉट है, मैंने उनको ग्रहण किया है। तो चलिए, होता है क्या की मदद से अगर ऑब्जेक्ट पकड़ा रहा है, आपको ऑब्जेक्ट पकड़ा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ऑब्जेक्ट। डी ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या की मदद से? क्या की मदद से, यानी व्हाट की मदद से अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पकड़ाता है, उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और किसे किसको, यानी होम की मदद से, यानी किसे किसको की मदद से जो ऑब्जेक्ट पकड़ाता है, हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। IND, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? नहीं, कौन की मदद से सब्जेक्ट पकड़ाएगा? मुख्य क्रिया की मदद। अब उपस्थिति में कौन लगा के प्रश्न कीजिए, वो लगा के प्रश्न कीजिए, सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा। क्या लगा के प्रश्न कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ाएगा। किसी किसको लगा के प्रश्न कीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ाएगा। यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों का ऑब्जेक्ट एक साथ या एक ही, दोनों में से कोई एक सेंटेंस में आ जाए। क्योंकि हमें पैसिव बनाने की जरूरत है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव ये बनता है, और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सख्त ज़रूरत है, आप ये जानें। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे आप अलग करेंगे, तो मैं सीधा रूल है आप इसको दे दिया हूँ। क्या की मदद से जो ऑब्जेक्ट पकड़ाता है वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और किसी किसको मदद से जो पकड़ाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ने के तरीके समाप्त हो गया। आइए मैं इसको मिटाता हूँ। आइए इसमें कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूँ।
देखिए, अब ऑब्जेक्ट पकड़ाने की बात जहाँ तक मुख्य क्रिया की बात आती है, इंग्लिश, तो उस इंग्लिश सेंटेंस में भी हम कुछ इसी नियम से हम आपको पकड़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, ही टीचेज द चिल्ड्रन, ही टीचेज द स्टूडेंट्स इंग्लिश। यहाँ ध्यान रखिए, अब टीचेज मेन वर्ब है, आप इसको टॉट भी कर सकते हैं या विल टीच भी कर सकते हैं। विल टीच पढ़ाएगा राम, ही टीचेज द स्टूडेंट्स इंग्लिश। मैं हिंदी नहीं जानता, छोड़िए। ही टॉट स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये पास्ट V2 आ गया। ही विल टीच, वो पढ़ाएगा द स्टूडेंट्स इंग्लिश। अब ये सवाल उठता है, अब मोटा मोटी ये हुआ कि वह है और छात्र है और इंग्लिश है और यहाँ टीचर्स है। इसमें बस वही रूल है भैया मेरे, कोई रूल नहीं। वो हिंदी थी और ये इंग्लिश है। इसमें लगाइए हु दनाक से, पूछिए हु टीचेज, कौन पढ़ाता है? ही टीचेज, तो कौन पढ़ाता है? तो ही, ये सब्जेक्ट हो गया। किसी भी टेंस में लो यार, हु टॉट, किसने पढ़ाया? तो ही, कौन पढ़ाएगा? तो ही। तो मेन वर्ब अगर हो तो उसमें हो लगाइए और उसमें जो आपको पकड़ाएगा आपको फट से सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा। अब इसे मैं लगाता हूँ हूँ, चलिए मैं लगाता हूँ होम। ही टीचेज स्टूडेंट्स इंग्लिश, मन होम टीचेज किसको पढ़ाता है? तो बच्चों को। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। होम टॉट किसको पढ़ाता था, किसको पढ़ाया? तो स्टूडेंट को। किसे? होम विल टीच, किसको पढ़ाएगा? होम विल टीच, होम टॉट, होम टीचेज। होम लगाइए सब में, जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर इसमें लगाइए आप व्हाट, मेरे ख्याल से सीधा यहाँ आएगा ये। व्हाट टीचेज, क्या पढ़ाता है? व्हाट लगाइए सब। व्हाट टीचेज, क्या पढ़ाता था? इंग्लिश। व्हाट टॉट, क्या पढ़ाया? तो इंग्लिश। व्हाट विल टीच, क्या पढ़ाएगा? तो इंग्लिश। हो गया। तो यही चीज़ तो है। मेन वर्ब अगर रहेगा तो आप लगाइए व्हाट, होम लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हु लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। और आप इसी आधार पर आप इसको भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। भाई देख लो, इसको भूलना नहीं कि व्हाट की मदद से जो ऑब्जेक्ट पकड़ाता है इंग्लिश सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और होम की मदद से भी जो ऑब्जेक्ट पकड़ाता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब रूल बना, अगर बच्चे आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर इंग्लिश सेंटेंस होता है तो इंग्लिश सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब किसी भी टेंस में हो, तो उस मेन वर्ब में आप सिर्फ हु माने कौन, हु लगा के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। और ये हु को सब मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। प्रश्न जब ये करेंगे व्हाट, हु, होम को यहाँ मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। और उसी मेन वर्ब में व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और होम लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही थी कहानी। आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। कहानी समाप्त हो गई। आइए मैं थोड़ी चर्चा और करता हूँ, इसमें थोड़ी चर्चा बाकी है, इसको मैं रखता हूँ आपको। अब इसमें एक्टिव पैसिव सब जाएगा और सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। हम जब ट्रांसफर बताएंगे मेन वर्ब में तो कैसे हम सेलेक्ट, किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब का दोनों ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का जब दोनों ऑब्जेक्ट पहले कोई भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रह सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है क्योंकि दोनों हैं इसके आदमी, दोनों इसके आदमी। भाई जब इसके आदमी दोनों, इसके बगल में कोई बैठ सकता है। जब मेरे आप दो आदमी हैं, मान लीजिए राम और मोहन दोनों मेरे बच्चे हैं, आप दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे बगल में तो कोई बैठ सकते हैं।
पहले राम बैठिए चाहे मोहन बैठिए, तो उसी ढंग से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ये वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रह सकता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों में क्या हम कैसे इसको सेटलमेंट करेंगे, कैसे रखेंगे, तो अब मैं इसको बताऊँगा आगे, अभी नहीं। बस चलिए कहानी ख़त्म करते हैं। मेन वर्ब की मदद से हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुन लिया। अब इसमें एक कहानी, एक बात मैं लाना चाह रहा हूं, जरा सा आप देख लो। ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की बात आ रही है। ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एक टॉपिक में बना देता हूं, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ध्यान रखिए, हम लोग समान तौर पर ये कहें, जब भी मेन वर्ब आता है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में या हिंदी सेंटेंस में जो भी कह लीजिए, एम इज आर वाज वेयर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो पूरक होता है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरक कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट जो प्योरली ऑब्जेक्ट है, जहाँ जिसको हम एक्टिव पैसिव में यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ बात आपको कंसंट्रेशन आपको वहाँ हम बना देना चाहते हैं, वहाँ आप कंसंट्रेट होइए कि ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, माने मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन भी होता है, उसकी बात अलग है, वो तो बस सेंटेंस में आता है, व्याख्या के लिए आता है, उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व यहाँ है इस बात के, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिए, और मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न उठता है भाई कि क्या, यहाँ देखिए एक सेंटेंस है कि वह पढ़ता है, एक सेंटेंस है। अब मैं लिखता हूँ कि वह हंसता है, वह हंसता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की चर्चा मैं कर रहा हूँ। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अगर आप इसको कुछ देंगे ना तो रख लेगा। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कभी अंग्रेजी पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, अगर आप इसको दे दीजिए तो रख लेगा, स्वीकार कर लेगा। वह हंसता है, वह हंसता है, क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है। अगर इसका सही उत्तर आपको आ जाएगा। अगर इसको हम प्रश्न करते हैं हंसना में, कहते हैं क्या हंसता है, हंसी हंसता है, बड़ा लगता है बेतुका प्रश्न हो जाएगा। किससे हंसता है, किसको हंसता है, बड़ा बेतुका क्वेश्चन है भाई, ये इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसको देखिए तो, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो कोई दे दीजिए, रख लेगा। वो क्या पढ़ता है, पढ़ाई तो कोई चीज़ की होती है, अंग्रेजी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ता है, कुछ दे दीजिए, रख लेगा ये। भले किसको सेट ना करे, किसको पढ़ता है, भाई न्यूज़पेपर को पढ़ता है, अंग्रेजी को पढ़ता है, अगर बात बनाने से तो कुछ हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तर मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ हंसना में अगर पूछते हैं प्रश्न करके, तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ा बेतुका प्रश्न उठता है, आपको इसमें उत्तर मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन इसमें संभावना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखिए, वह बैठा है, वह बैठा है, एक सेंटेंस, बैठना, बैठा, प्रश्न कीजिए तो क्या बैठा है किसे बैठा है, किसको बैठा है, क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, उसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो वो पढ़ लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ लिया, क्या पढ़ा है, समाचार न्यूज़पेपर पढ़ लिया, किताबें उसने पढ़ ली, तो इसको उत्तर मिलने की संभावना है। और इसको अगर हम अलग से कोई चीज़ देती है तो एडजस्ट कर लेगा। उसने पढ़ा, क्या पढ़ा है, अंग्रेजी दे देता है, अंग्रेजी पढ़, उसने अंग्रेजी पढ़ा है ना, उसने अंग्रेजी पढ़ी है, मान लीजिए सब बदलेगा। उसने समाचार पत्र पढ़ा है, समाचार पत्र देते, उसने समाचार पत्र पढ़ा है, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वह बैठा है, इसको दीजिए तो कोई अलग से कोई चीज़, ये एक्सेप्ट करेगा और आप दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये प्रश्न आता है, यानी मुख्य क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। अब ध्यान रखिए, एक ऑब्जेक्ट रखने वाला, एक ऑब्जेक्ट नहीं रखने वाला, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये, कि ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। मैं लिखा चुका हूँ, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में शायद चर्चा कर चुका हूँ कि काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब आया था, टेंस के दृष्टिकोण से आया था, आपको ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से आया था, यूज़ के दृष्टिकोण से आया था। ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से मैं वहाँ बोला था कि मैं आगे बताऊँगा आपको। तो ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक मेन वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट रखता है, एक
और एक होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता है। एक ऑब्जेक्ट रख सकता है, भले ही ऑब्जेक्ट लेकर ना आया हो, लेकिन अगर देंगे उसको तो रख लेगा। और ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेके तो नहीं आया, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट अलग से कोई देंगे भी तो वो नहीं रख सकता है, उसको पच भी नहीं करेगा। तो इस आधार पर ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, वो बिना कर्म का। वहाँ की बात को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। मैं बोला था मैं प्लॉट पर जगह पे वहाँ इसको क्लियर करूँगा मैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से मेन वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट इज रेडी टू हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द ऑब्जेक्ट which cannot has any ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड intransitive verb। अब ये ध्यान रखिए, सॉरी मैं लैंग्वेज गलती हो गया, which cannot have होगा। द मेन verb which cannot have an object is called intransitive verb। the object which is able to have an object is called transitive verb। इसलिए अभी ध्यान रखिए, मेन verb has been divided, वो लैंग्वेज तो मेरा गलती हो गई यार, हैज बोल दिया था, आई एम सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया हमसे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेन वर्ब दो भागों में डिवाइड किया। इन व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखा चुका था, इन व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट होगा ट्रांजिटिव, एक होगा इनट्रांजिटिव। तो मेन वर्ब को मैं यहाँ दे देता हूँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, मैं इसकी हिंदी लिखा चुका हूँ वहाँ, और इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। आप मेरा एक एक वीडियो को देखो, एक एक वीडियो जहाँ से मैंने शुरू किया था क्लास 1 से, और रोज़ देखिए आप उस वीडियो को, हमेशा देखिए वीडियो को। इंग्लिश के सारे भ्रम टूट जाएंगे। आप कितनों इंग्लिश पढ़ते हैं, कितनों टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरता। आप तो कई टीचर तो फ़ोन से हमको बोला कि सर देखने को मन नहीं करता, पढ़ने का मन कहीं ऑनलाइन नहीं कर रहा है, प्लीज़ सर आप क्लास शुरू कीजिए। बहुत आग्रह आया, बहुत सारे आज भी फ़ोन आया था, और कई जगह फ़ोन आते रहता। काफ़ी लोगों ने मौखिक रूप से जो हमको जानते, जो मैंने अपना मोबाइल नंबर तो शेयर कर दिया फेसबुक पे, तो इसलिए आप वहाँ से लोग उठाते हैं, बात करते हैं, बड़ी उत्सुकतापूर्ण बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा। और उनके लिए कुछ करने का, आप बच्चों के लिए करने के लिए हमारी उत्सुकता और बढ़ती ही चली जा रही है। और मैं चाहता हूँ बेहतर से बेहतर मैं करूँ आप बच्चों के लिए। लो भाई, दुनिया में इंग्लिश सही पढ़ाते हैं, सभी टीचर को मैं सलाम करता हूँ, सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं भी कुछ देने जा रहा हूँ आपको, लीजिए। हाँ, लेकिन मेरे रूल को ले लेकर के जो टीचर अपना नाम जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि मेरा रिसर्च है, तो मुझे काफ़ी कष्ट है, मैं काफ़ी दुखी हूँ इस बात से कि भाई आपको शर्म क्यों आती है? जब आपको क्वालिटी, इतना दम नहीं है आपको अपना रूल देने का, तो चोरी करके दूसरे का रूल को क्यों आप लाते हैं और अपना बता रहे हैं, जबकि आप एक्सप्रेस करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आप ट्रांसलेशन गलत बना रहे हैं, आप बच्चों को गलत समझा रहे हैं, उल्टा ऐसे। मैं तो बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन, इसके बाद तो ट्रांसलेशन ही फैला रहा था, आप देखेंगे वहाँ बड़ी हंसी आती है हमको। चलिए भाई, तो अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, मैंने द वर्ब द MV, मैंने मेन वर्ब द MV दैट इज है, उतना लंबा नहीं। द वर्ब capable to have an object is called को ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब कॉल हम न भी दें तो भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, कि द वर्ब वह क्रिया कैपेबल सक्षम टू हैव रखने के लिए एन ऑब्जेक्ट को इज होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, या इज कॉल्ड कहलाते हैं, क्योंकि वह मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखने के लिए सक्षम है। सुन लो, आप लिख सकते हैं इसके नीचे, मैं नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, आप सुन लो, सब चीज़ मैं लिखूं, आप क्यों, आप लिखो, आप कलम चलाओ भाई, आप सक्षम हो, हमसे ज़्यादा आप यंग हो, आप लिख सकते हैं, और हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप। चलिए भाई, तो आप ये लिखो कि वह मेन वर्ब जो सब्जेक्ट रखने के लिए सक्षम है, वह मेन वर्ब जो वह मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखने के लिए सक्षम है, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखिए।
और इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम जैसे आप ले लीजिए, इसमें ढेर सारा आता है एग्जाम, जैसे रीड है, टू रीड, टू राइट, सॉरी टू रीड, टू राइट, जो भी वर्ब लिखिए टू आगे लिखिए, टू रीड है, टू राइट है, टू प्ले है, यही सब। इसको ले जाए किसी टेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं भी दीजिए तो ऑब्जेक्ट ले लेगा ही। चलिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए ठीक से। द वर्ब, द एमबी, द वर्ब दैट इज नॉट, सीधा लिख, द वर्ब नॉट कैपेबल, द वर्ब नॉट कैपेबल टू हैव एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कॉल्ड को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, इज कॉल्ड एंड, यहाँ ए छूट गया, इज कॉल्ड और ट्रांजिटिव, इसको स्मॉल ही मैं कर देता हूँ क्योंकि हाँ, इज कॉल्ड और ट्रांजिटिव। एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब, द मेन वह क्रिया नॉट केवल सक्षम नहीं है टू हैव रखने के लिए एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, इज कॉल्ड कहलाती है भाई एन इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। आप सुन लो हिंदी में बढ़िया से, नीचे लिख लोगे सारे बच्चे कि वह क्रिया, वह मुख्य क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट को रखने में सक्षम नहीं होती है, वह मुख्य क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट को रखने में सक्षम नहीं होती है या सक्षम नहीं है, ऐसी मुख्य क्रिया अकर्मक क्रिया होती हैं या ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। आप देख लो इसका एग्जांपल किसी टेंस में देख लो, जैसे यहाँ टू सीट है, टू सीट है, टू लाफ है ना, टू डाई है, ऐसे ये सारा है, आगे अपने आगे मिलता चला जाएगा। तो ये आप ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं थोड़ा हट गया हूँ और मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा मैं कर देता हूँ। चलिए अब ये था कि ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। आप देख लो, एक मेन वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट रखता है, एक मेन वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। इसलिए जो वर्ब ऑब्जेक्ट रखता है उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, जो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखता है समानांतर उसका पैसिव नहीं होता है। तो आप यहाँ स्टार, फिर नीचे स्टार दे के लिखोगे, यहाँ मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ, इसके नीचे आप स्टार दे के यहाँ लिखोगे, आप यहाँ स्टार दे के लिखोगे। इसके बारे में लिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसका क्या, अगर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और क्या बेसिकली फ़र्क है, आप इसको थोड़ा सा मैं फ़र्क को लिखा रहा हूँ, आप बच्चे इसको लिख लो बढ़िया से। आप यहाँ लिखो, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखा देता हूँ। देखिए आप ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इज कैन बी यूज्ड इन पैसिव ऑल्सो। इसकी हिंदी हो गई कि ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रयोग किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। आप एक और मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव ऑल्सो। कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव तो बनबे करता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है इन पैसिव ऑल्सो, पैसिव में भी, पैसिव सेंटेंस में भी, इन पैसिव सेंटेंस ऑल्सो। पैसिव सेंटेंस कर देते हैं आपको, पैसिव सेंटेंस ऑल्सो, इसलिए रिटेन में मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ पूरा लिख दो। अब लिखिए इसकी कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया पैसिव सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है, पैसिव सेंटेंस में प्रयोग किया ट्रांजिटिव वर्ब का। और ठीक इसका विपरीत ये हो जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb is not used in passive sentence, P-double-S-I-V, in passive sentence, because it has not
बिकॉज इट हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसे भी जोड़ देते हैं आपको इन पैसिव ऑल्सो बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा रहेगा, बस अब क्लियर हो गया ये। अब दोनों अंतर, एक दूसरा अंतर में आ रहा है, आप नीचे लिख लोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव सेंटेंस आल्सो बिकॉज इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट। अब इसकी हिंदी में लिखा देता हूँ कि ट्रांजिटिव, ये सकर्मक क्रिया पैसिव वाक्य में भी प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया पैसिव वाक्य में भी प्रयोग होता है क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि जिस वर्ब के पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की सख्त जरूरत है, बिना ऑब्जेक्ट का तो हम बना ही नहीं सकते हैं पैसिव। ध्यान रखिएगा, बिना ऑब्जेक्ट का हम बना ही नहीं सकते हैं पैसिव, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव बनेगा, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो उसका पैसिव नहीं बनेगा, सीधा रूल होगा। तो इसलिए इसकी हिंदी हो जाएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग, जो बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, जो गांव घर में हो, जो नहीं लिख पाते हो, वो लिखो हिंदी में एकदम बढ़िया से। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया पैसिव वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है, यानी पैसिव वाक्य में भी प्रयोग होता है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, चलिए फिर बोल जाए, इधर लिख लीजिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पैसिव सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ये होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। फिर सुन लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है क्योंकि इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट है नहीं, इसको कैसे बना देंगे। तो ये था आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, और इसकी कहानी यहाँ तक आई। इसमें जो कुछ और भी कुछ छोटी छोटी बातें अगर छूट गई होगी हम उसको आगे बताते रहेंगे, हमें चूँकि क्लास तो इन डिले से ही चलता ही रहेगा। तो अब आप सारे बच्चे जरा सा इसको भी आप मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो भाई। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ और ला रहा हूँ। अब ये चीज़, ये सब थॉट को क्लियर रखो। मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल दे देता हूँ, उसको थोड़ा सा आप देख लो। क्लास थोड़ा लंबा भी हो तो हम इसके लिए, आई एम सॉरी, क्योंकि हम आपके लिए बोल रहे हैं और आप इसको देखो, आप इसको देखो जरा सा। आप इसको जरा देखो, गौर से देखो। आप यहाँ देखो, ये है ट्रांजिटिव। इस एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जा देखिए। राम पढ़ता है, थोड़ी काल के लिए पढ़ता था, राम पढ़ता था। एक प्रश्न उठता है, राम पढ़ता था, इसमें आप क्या लगाइए, क्या लगे, प्रश्न कीजिए। मेरे ख्याल से अभी उत्तर कुछ नहीं मिलेगा। राम पढ़ता था, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या कमाल होता है। ऑब्जेक्ट तो नहीं, पढ़ता था, क्या पढ़ता, तो क्लियर इसमें नहीं दिया होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर इसको ऑब्जेक्ट हम दें अलग से, कुछ पढ़ने वाली चीज़ अगर इसको दे दें तो ये पढ़ना स्वीकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तुरंत स्वीकार कर। जैसे मैं देता हूँ कि राम हिंदी पढ़ता था। अब देख लीजिए, हिंदी क्या पढ़ता था, तो हिंदी ऑब्जेक्ट मिल गया इसको। हाँ, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो मैं बोल चुका हूँ बार बार, कोई दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों एक साथ आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट हमको रहे एक साथ या ना रहे। तो राम हिंदी पढ़ता था, यानी ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत होती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में न भी लेके आवे तो उसका अपना ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा ही। ट्रांजिटिव वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट देंगे तो यह ले लेगा। ध्यान रखिएगा, ये बात होती है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब की अपनी खासियत होती है कि ऑब्जेक्ट अगर लेके न भी आवे तो अगर उसको ऑब्जेक्ट हम दे देंगे तो मेरे ख्याल से शायद वो ऑब्जेक्ट ले लेता, शायद नहीं, ऑब्जेक्ट वो ले लेता है और स्वीकार कर लेता है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब की क्षमता है कि ऑब्जेक्ट लेके आवे तो भी या नॉन लेके आवे तो भी, अगर न भी लेके आवे तो अगर उसको हमको ऑब्जेक्ट देंगे तो वो रख लेगा। यह ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब को देखिए, जैसे वह सोया था, यहाँ देखिए सोना, वह सोया था। इसको प्रश्न कीजिए तो क्या सोया था, किसे सोया था, किसको सोया था।
अब बेतुकी प्रश्न, क्या सोया था, कुछ दीजिए, किसे सोया था तो कुछ उत्तर मिलेगा, हो सकता है घूम के फिर सब्जेक्टिव ना आ जाए, है ना। कुत्ता सोया था और कुत्ते क्या सोया था, कुत्ता तो सोने वाला तो कुत्ता हो गया, अब सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी मिला जुला के इसका कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको आप पैसिव में नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इसको कोई ऑब्जेक्ट दीजिएगा भी तो आप क्या ऑब्जेक्ट दीजिए, वह सोया था दीजिए तो क्या दीजिएगा, वह सोना सोया था क्या दीजिएगा, और नींद सोया था, कुछ बड़ा मुश्किल है कहना, ये कोई ऑब्जेक्ट अगर दीजिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ है, यही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये अंतर था। और अब मैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विद सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को मैं इंड करने जा रहा हूँ। अब ये लेसन 2 मेरा समाप्त हो गया, और इस दोनों लेसन को गेट वे हट कर जाइए। अब लेसन तीसरा मैं लेकर आ रहा हूँ, ट्रांसलेशन, जो धूम मचाने जा रहा हूँ आपको, और धूम मचाइए आप सब करके। और मैं ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन का सीरीज मैं अलग स्टार्ट किया हूँ, ट्रांसलेशन ये चलता रहेगा, मेरा इंडलेस कहानी है जिसको मैं रिटेन और स्पोकन इसमें जोड़ूंगा। फिर अगला सीरीज में कमांडर का लेकर आ रहा हूँ, फिर तीसरा सीरीज में वोकैबुलरी का ले रहा हूँ, फिर अगला सीरीज में फ्रेज का लेकर आ रहा हूँ। मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ हमेशा। और सभी ढंग के बच्चे हैं, आप सारे बच्चे पढ़ो, इंटरमीडिएट को हो चाहे मैट्रिक को हो चाहे इंटरमीडिएट को हो चाहे कोई भी बैच के हो, आप पढ़ो कंपटीशन को। सबको इंग्लिश की ज़रूरत है, हिंदी भाषी लोग हैं, इसको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी की ज़रूरत है। आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 9th के हैं, 10th के, इंटरमीडिएट के हैं, उस सबको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। आप ये सब बेसिक इंग्लिश भुवन जी का पढ़ जाओ, एकदम पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, जहाँ रटने की जरूरत रट जाओ। और सभी लोग इंग्लिश सीखो। 9th 10th वाले बच्चे भी बहुत बड़ा हम पे अप्रोच किया था। मैं आप सीधा वीडियो के माध्यम से आप देखो, आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, भटकने की ज़रूरत नहीं, अब बेहतरीन इंग्लिश होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपको एंड करता हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। लेकिन सब्सक्राइब करो भाई, आप कमेंट तो एकदम करो, और शेयर और कमेंट ये दोनों करो, क्या लगा, कैसा लेक्चर है, क्या है, आप इसको देखो, उसमें जो कमी हो मैं इसको सुधारूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना आप बच्चों को, धन्यवाद।